Hello everyone, welcome back to Easy Technical Education. Today we will discuss about paramagnetic substance. आज हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहले अनचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की डिफिनीसन क्या होगी, इसे हम देख लेते हैं। तो देखिए, तो इसकी डिफिनीसन क्या है, मैंने लिख रखा है पहले से ही। देखिए, द सब्सटेंस which when placed in a magnetic field are feebly magnetized in the direction of magnetizing field are called magnetic substance। एक बार फिर से देख लीजिए, द सब्सटेंस which when placed in a magnetic field are feebly magnetized in the direction of the magnetizing field are called paramagnetic substance। मतलब द सब्सटेंस यानी कि वह पदार्थ which when placed in a magnetic field यानी उन्हें जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्लेस कर दिया जाता है, आर फीबली मैग्नेटाइज्ड, आर वीकली मैग्नेटाइज्ड यानी कि बहुत थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की ही डायरेक्शन में, जिसे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, यानी कि वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर तनिक आकर्षित होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एक बार फिर से हिंदी में देख लीजिए, वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर तनिक आकर्षित होते हैं, उन्हें हम अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लेटिनम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, सोडियम या क्राउन ग्लास, साल्ट सोल्यूशन ऑफ निकल एंड आयरन, O2 ETC आदि। इसके एग्जाम्पल क्या है, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, सोडियम, क्राउन ग्लास, साल्ट सोल्यूशन ऑफ निकल एंड आयरन, ऑक्सीजन आदि, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब आपको अनचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा शायद याद हो गई होगी। अनचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ हैं जिनको अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं, जिन्हें हम अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मीन द सब्सटेंस which when placed in a magnetic field are weakly magnetized in the direction of magnetizing field are called paramagnetic substance। ये तो इसकी डिफिनीशन हुई। इसके एग्जाम्पल हैं प्लेटिनम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, सोडियम, क्राउन ग्लास, साल्ट सोल्यूशन ऑफ निकल एंड आयरन, ऑक्सीजन ETC। अब हम देख लेते हैं पैरामैग्नेटिज्म की एक्सप्लेनेशन क्या होगी, यानी कि एक्सप्लेनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, अणुचुंबकत्व की व्याख्या, अणुचुंबकत्व की व्याख्या, इसे हम देखते हैं। तो देखिए क्या है, those substance whose outer shell have one electron present behave like a paramagnetic substance या material। those substance वह पदार्थ whose outer shell have one electron जिनके outer shell में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, behave like paramagnetic material वह पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। हिंदी में देख लीजिए, वह पदार्थ जिनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अनचुंबकीय पदार्थ जैसे व्यवहार करते हैं या उन्हें अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उनके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन पाए जाएं तो उन्हें हम अनचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी अब इसकी सेकंड लाइन क्या होगी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अनचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर थोड़ा सा आकर्षित होते हैं।
इसे फिर से एक बार देख लीजिए। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, यानी अट्रैक्शन का नेचर उनमें आ जाता है। हिंदी में क्या है, अनचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर थोड़ा सा आकर्षित हो जाते हैं या होते हैं। थर्ड लाइन क्या है, इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर मैग्नेटिज्म इज रिमूव्ड, यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा लें तो चुंबकत्व भी खत्म हो जाता है। इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर मैग्नेटिज्म इज रिमूव्ड, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अनचुंबकीय पदार्थों का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। यानी कि जैसे हम किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है, किंतु अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को ही हटा लें तो उस पदार्थ में जो चुंबकीय गुण आया है वो खत्म हो जाएगा। अब रही बात इसके एक्सप्लेनेशन की, ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। जैसे कि हम सब लोगों को पता होता है कि कोई भी मटेरियल बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब हर एक परमाणु की संरचना क्या होती है सबको पता है, यानी कि नाभिक होता है, नाभिक के आउटर सेल में चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इतना सबको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन दो तरह का मोशन करता है, एक रोटेशन मोशन करता है, एक स्पिन मोशन करता है। तो इस रोटेशन और स्पिन मोशन की वजह से इसमें एक तरह का आप कह सकते हैं कि डाईपोल मोमेंट क्रिएट होता है। ठीक, तो ये जो डाईपोल मोमेंट क्रिएट होता है कैसे क्रिएट होता है इसे हम देख लेते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि किसी एटम में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लॉक वाइज रोटेशन कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह। तो जब करंट जब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है मीन चार्ज मूव कर रहा है, तो इसी चार्ज के मूव करने के रेट को ही तो हम करंट बोलते हैं, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। मीन अब चार्ज फ्लो करने लगा है तो करंट भी फ्लो करेगा 100%। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट क्रिएट हो जाएगा, जनरेट होगा। अब जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अब यहाँ पर देखिए एक सिचुएशन, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कुछ इधर है, यानी करंट इधर से इंटर करता हुआ रियलाइज हो रहा है। तो मीन करंट जिधर से इंटर कर रहा होता है उधर नॉर्थ पोल बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ पोल हो गया। अब यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। अब देखिए ये एक एज ए मैग्नेट बिहेव करने लगा, यानी कि मैग्नेटिक पोल क्रिएट हो गई। जब ये मैग्नेटिक पोल क्रिएट हो गई तब क्या होगा, तब एटॉमिक डायपोल मूवमेंट होगा जो किधर काम करेगा, जो ऊपर की तरफ काम करेगा। किधर, ऊपर की तरफ। कहें ऊपर की तरफ क्योंकि ये जो एटॉमिक डायपोल मूवमेंट होता है ये S to N डायरेक्शन में काम करता है। ये यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि एटॉमिक डायपोल मोमेंट विल बी S to N डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पर ऊपर की तरफ ये इसका डायपोल मोमेंट होगा। अब ये तो रही बात एक एटम की। अब किसी पदार्थ में बहुत सारे एटम होते हैं, आगे लिखा है बट इन ए सब्सटेंस मैनी एटम्स आर प्रेजेंट, दे कैंसिल ईच अदर्स मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अब किसी पदार्थ में बहुत सारे ये आपके परमाणु होते हैं। अब इन सभी परमाणुओं के पास अपना अपना अलग अलग ये एटॉमिक डायपोल मूवमेंट होगा जो कि क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यानी आप देखते हैं कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये
जैसे बहुत सारे आपके पास एटम है, एक एटम का मान लीजिए डायपोल मोमेंट इधर है, दूसरे का इधर है, तीसरे का इधर है, चौथे का इधर है, पांचवें का फिर इधर है, फिर छठवें के इधर। इस टाइप से कुछ अरेंजमेंट होता है। तो ये सब क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप लिख सकते हैं कि सो नेट मैग्नेटिक टॉर्क विल बी जीरो, यानी नेट मैग्नेटिक टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि इसके पास कोई मैग्नेटिक टॉर्क नहीं होगा। तो अब क्या करें, यानी कि अब तो ये न्यूट्रल हो गया। अब हम इस मटेरियल को क्या करें, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें। जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्या होता है, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये लीनियर हो जाता है, यानी कि एक सेम डायरेक्शन में हो जाता है। उसी चीज़ को लिखा गया है, इफ़ वी अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन ऑल मैग्नेटिक मोमेंट बिकम लीनियर इन सेम डायरेक्शन। इसे एक बार फिर से देख लीजिए, इफ़ वी अप्लाई external magnetic field then all magnetic moment become linear in a same direction, thus substance become magnetized in the direction of magnetic field। ये आपको रिजल्ट मिल गया कि thus substance become magnetized in the direction of magnetic field। इस प्रकार जो हमारा सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, वो चुंबकित हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। देखिए ये जो आपके ये सारे एटम थे, इनका ये जो मैग्नेटिक टॉर्क है या मैग्नेटिक मोमेंट है, ये एक डायरेक्शन में हो गए। तो जब एक डायरेक्शन में हो गए तब ये एक ही डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर नेट टॉर्क कुछ होगा। जब नेट टॉर्क होगा वो भी किस दिशा में, जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यही रीज़न है कि जो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पार्शियली मैग्नेटाइज्ड होते हैं या वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। अब इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज। डायमैग्नेटिक में क्या था कि टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं था। यहाँ पर क्या है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब चुंबकत्व हमारा घटने लगेगा। यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं तो चुंबकत्व हमारा घटने लगेगा। इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर देन मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। एग्जाम में कभी कभी सिर्फ यही पूछ लेता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, तो इसे हम ध्यान से देखेंगे। देखिए ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। ये लिखा है दीज आर फीवली अट्रैक्टेड बाई ए मैग्नेट, यानी कि ये पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर फीवली अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट। फिर दीज रिलेटिव परमिएबिलिटी इज ग्रेटर देन 1। इनकी रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है। अब थर्ड नंबर पर है इट एक्वायर्स वीकली मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द लाइन्स ऑफ फोर्सेस प्रीफर टू पास थ्रू द सब्सटेंस रेदर देन एयर। द लाइन्स ऑफ फोर्सेस प्रीफर टू पास थ्रू द सब्सटेंस रेदर देन एयर। ये जो चुंबकीय क्षेत्र ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं ये अनचुंबकीय पदार्थ से होकर गुजरना पसंद करती हैं। हवा की अपेक्षा ज़्यादा अनचुंबकीय पदार्थ से होकर गुजरती हैं। आप यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं हवा की अपेक्षा अनचुंबकीय पदार्थ से होकर ज़्यादा गुजरती हैं। यहाँ पर ये आपका अनचुंबकीय पदार्थ है, ये आपका अनचुंबकीय पदार्थ है। लिख लीजिएगा अनचुंबकीय पदार्थ, अनचुंबकीय पदार्थ। अब पहले आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे थी, पहले आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे थी, ऐसे ऐसे थी। जब हमने क्या किया, इसमें अनचुंबकीय पदार्थ को
ले जाकर इसमें प्लेस कर दिया। जब मैंने प्लेस कर दिया तो हमने देखा है कि ये ज़्यादा लाइनें जो जैसे सिर्फ ऐसे ऐसे निकल जा रही थी, ज़्यादातर ये कोशिश क्या कर रही हैं कि इस पदार्थ के अंदर से होकर गुजर रही हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें। यहाँ पर लिखा भी है मैंने बी, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मोर लाइन्स पासेस, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें पास हो रही हैं, किसमें से, पैरामैग्नेटिक मटेरियल से। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ प्लेस ए पैरामैग्नेटिक रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन रॉड बिकम पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, बी मीन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि यदि हम पैरामैग्नेटिक रॉड को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब हमारा रॉड चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल हो जाता है, यानी कि समांतर हो जाता है। फिर से एक बार देख लें, इफ प्लेस ए पैरामैग्नेटिक रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन रॉड बिकम पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को या रॉड को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब हमारा रॉड चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। जैसे ये हमारा क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर हम किसी अनचुंबकीय रॉड को रखते हैं तो हमारा अनचुंबकीय रॉड इस क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। ये देखिए समांतर, जिधर जा रही है उसी डायरेक्शन में ये रॉड भी हो गया। जबकि आप देख रहे थे डायामैग्नेटिक में ये रॉड क्या हो जाता था, परपेंडिकुलर होता था, यहाँ पर पैरेलल हो रहा है। ठीक, अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन ए पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन इज poured in a U-tube and one arm is placed between the poles of strong magnet। इतना फिर से देखिए कि when a paramagnetic solution is poured in a U-tube and one arm is placed between the poles of strong magnet then the level of solution in that arm is rise। क्या होगा, यानी कि व्हेन ए पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन इज पोर्ड इन ए यू ट्यूब, जब किसी यू साइज की ट्यूब में हम पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन को डाल देते हैं, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन है, ये आपके पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन है, यू ट्यूब की नली में मैंने डाल दिया, और वन आर्म इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ स्ट्रांग मैग्नेट, एक आर्म को हमने स्ट्रांग मैग्नेट के बीच में कर दिया। तो जो आर्म स्ट्रांग मैग्नेट के बीच में है उस आर्म पर आप देखेंगे कि ये जो पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन है ये ऊपर की तरफ जाएगा, इधर ऊपर की तरफ चला गया, अब इधर ऊपर की तरफ चला है तो इधर नीचे की तरफ खिसक जाएगा, निश्चित सी बात। तो यही चीज़ लिखा है, तो व्हेन ए पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन इज पोर्ड इन ए यू ट्यूब एंड वन आर्म इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ स्ट्रांग मैग्नेट देन द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन दैट आर्म इज राइज। यानी कि जिस भुजा पर हमने चुंबक लगाया है उस भुजा पर जो अनचुंबकीय पदार्थ का विलयन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई एक डिस्क पॉट रखते हैं, डिस्क टाइप का पॉट रखते हैं, और इस पॉट के अंदर अगर हम पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन रखते हैं तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन है ये बीच में सबसे ज़्यादा होगा। बीच में सबसे ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैक्सिमम होगी। कंडीशन कब होती है, जब यानी कि जो ये पोल्स हैं ये पास पास हो, यहाँ पर पास पास हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी कम है, इसलिए जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है वो बीच में होगी। जब बीच में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी तो बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन कलेक्ट होगा। अब अगर ये जो पोल्स हैं ये दूर दूर हो जाएं, यानी पोल्स के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाए, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स आर लार्ज, तब क्या होगा, तब ये सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर बीच में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर बीच में मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, मतलब लगभग नगण्य, 0 नहीं होगी, 0 की इक्विवेलेंट होगी, बट यहाँ पर पोल्स पर सबसे ज़्यादा होगी, पोल्स पर सबसे यहाँ भी बी मैक्स होगा। तो जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन ज़्यादा होगा, 100 सी वो निश्चित सी बात है। ये देखो
तो जहाँ पर तो रिजल्ट क्या निकला कि पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशंस मोर कलेक्टेड ऑन द स्ट्रांग साइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिसे आपने देखा। अब आपको हम बता देते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक मटेरियल को। ठीक, आपने दोनों पढ़ लिया। अब एग्ज़ाम में अगर आ जाता है कि कोई मटेरियल दे दिया गया और पूछ लिया गया कि पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसे हम देख लेते हैं। तो हम देखते हुए चलते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। यानी कि टू आइडेंटिफाई पैरा एंड डाया मैग्नेटिक मटेरियल, अनचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों की पहचान करना। कैसे हम पहचान करेंगे? तो देखिए इसका नियम क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें सब्सटेंस दिया रहेगा, जो मटेरियल दिया रहेगा, उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सबसे पहला नियम क्या है कि हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। दूसरा क्या है, ड्रा द वैलेंस ऑर्बिट। हम देखेंगे कि इसकी वैलेंसी क्या है, वैलेंस ऑर्बिट क्या है। और थर्ड क्या है कि डिटरमाइन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हम देखेंगे कि इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। और चौथे नंबर पे क्या होगा, रिजल्ट मिल जाएगा आपको कि हमने ये जान लेंगे कि जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि ये जो पैरामैग्नेटिक होते हैं इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अतः ये क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, तो इस तरह से हम पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक की पहचान कर लेंगे। ठीक, लेकिन अगर ये मेथड आप लोगों को थोड़ा लेंदी लग रहा हो तो एक सिंपल से ट्रिक भी आज आप अपना सकते हैं। क्या करना है कि आपको सिर्फ इतना पता करना है कि उस मटेरियल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, उसे हम लिख देते हैं। यानी कि हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उस सब्सटेंस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो इवन है कि ऑड है। तो यदि इफ़ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इफ़ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका डायामैग्नेटिक कैसा है, देन substance is डायामैग्नेटिक। कैसा है, डायामैग्नेटिक मीन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या इवन यानी कि सम है, यदि सम इलेक्ट्रॉन है तो आपका पदार्थ कैसा है, डायामैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है। ठीक, इसमें एक एक्सेप्शन है। वो क्या है कि अगर यहाँ पे लिख लीजिए एक्सेप्ट 10 and 16, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी जितने भी सम संख्या में इलेक्ट्रॉन आते हैं वो सभी क्या हैं, डायामैग्नेटिक हैं। और अगर आड है, इफ आड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक। कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। बस सिंपल सा रूल है। अब एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे ले लिया गया नाइट्रोजन N2। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। N2 है तो 7 + 7 यानी कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14। अब आपको ये देखना है कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो आपको पता है कि ये कैसा है, इवन नंबर है, सम संख्या है। जब सम संख्या है तो ये कौन सा मटेरियल है, यहाँ पर देखो सम संख्या है, 10 और 16 तो आया नहीं, इवन है, तो कौन सा है, डायामैग्नेटिक मटेरियल। सो दिस इज डायामैग्नेटिक मटेरियल,
ठीक। अब अगर लिख दिया जाए N2 माइनस, यानी कि ये क्या हो जाएगा, N2 पे कितना है 14, यानी कि माइनस और एक लिया गया तो कितना हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है ये क्या है, ऑड नंबर। क्या है, ऑड। तो ये कौन सा मटेरियल हुआ, पैरामैग्नेटिक। कैसा हुआ, पैरा। सिंपल ट्रिक है, ठीक। इस तरह से जैसे आप ले लीजिए O2 प्लस। अब आपको पता है ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो 8 और 8 कितने हो गए 16। 16 में से एक निकाल देंगे तो कितना होगा 15। अब 15 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है ऑड, यानी कि ये भी क्या है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। इस तरह से हम किसी भी एटम को देख कर हम बता देंगे कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पता हो कि उस सब्सटेंस के पास कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ठीक ढंग से समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।